Very good morning, guys. Today I'm going to start chapter number 6, and the last topic is energy, right? Yesterday we have finished about the power. What do you mean by power? And before yesterday we have finished about work done. Okay. So work done is depends upon force and displacement, but power depends upon work done by time, right? तो कल हम लोग इस चीज के बारे में देखे थे कि पावर क्या होता है, और पावर जो होता है ना वो आपकी वर्क डन पे डिपेंड्स करती है, वर्क डन बाय टाइम पे डिपेंड करता है, बट वर्क डन जो होती है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड्स करता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी आखिर क्या है? वर्क डन तो हम लोग देख लिए थे, पावर देख लिए हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे एनर्जी के बारे में। कुछ न्यूमेरिकल भी इस पे है, इस पे आईआईटी जेईई में आपको कुछ न्यूमेरिकल पूछता है इस पे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे टर्म हम लोग बात करेंगे इस चीज पे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एनर्जी आखिर है क्या। ठीक है, तो एनर्जी को बोला जाता है कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या बोला जाता है? कैपेसिटी टू डू वर्क कॉल्ड एनर्जी। ओके, बहुत ही छोटे एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूं आपको, एकदम छोटा एक डिफिनेशन है। कैपेसिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने की जिसके पास जो क्षमता होती है उसी को क्या बोला जाता है? एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग एनर्जी बोलते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? अब यहां पे ये देखना है सर, कोई भी काम करने की क्षमता। हाँ, कोई भी काम कर, जो व्यक्ति काम करता है काम वही कर सकता है जिसके पास एनर्जी होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी होता है। इसका मतलब यह है कि वर्क डन जो हो रही है ना, वर्क डन अगर हो रही है तो एनर्जी है आपकी, वर्क डन हो रही है तो एनर्जी है आपकी। अगर एनर्जी काम कर रहे हो तो वो वर्क डन की बराबर है, वर्क डन का बराबर है। बट सर क्या हम ये चीज को हम ये क्यों नहीं बोलते हैं कि वर्क डन ही हमारा एनर्जी है या एनर्जी हमारा वर्क डन? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अगर आप कुछ वर्क डन करते हो, कुछ काम करते हो, तो यह एनर्जी का इक्विवेलेंट होता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि टोटली एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी जो होता है ना वो हमारे दो प्रकार की एनर्जी होता है। कितना होता है? दो प्रकार की एनर्जी होती है ना। पहला जो एनर्जी होता है कौन सा? काइनेटिक एनर्जी होता है। दूसरा आपके पास कौन सा है बाबू? पोटेंशियल एनर्जी है। सर यही दोनों एनर्जी होती है? नहीं, बहुत सारी एनर्जी है। केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे इस एनर्जी में दो प्रकार की एनर्जी पढ़ना है 11th में, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन से एज ए वर्क डन डिपेंड्स अपॉन एनर्जी, एंड एनर्जी जो होता है दो रिलेटिविटी होती है उसकी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस चीज के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग कि आप लोग यह देखे थे कि वर्क डन का फॉर्मूला जो हुआ करता था क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, इसका मतलब है ये दोनों जब वेक्टर क्वांटिटी था तो वर्क डन हमारा क्या बन गया था बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। क्या बना था? यह स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये हो गया कि जब वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है then energy is also a scalar। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, याद में रखेगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, या वर्क डन स्केलर है या वेक्टर है, एनर्जी स्केलर है या वेक्टर है। मैं क्या बोल रखा हूं अभी कि जब वर्क डन इक्विवेलेंट है एनर्जी का, तो एनर्जी का भी जो क्वांटिटी होगा वह कैसी होगा? वर्क डन की जैसा ही होगा। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला है, एनर्जी का जो वेरिएशंस है वो वर्क डन के इक्वल होगा। नहीं, यह नहीं हो सकता है। यहां पे यह ध्यान रखना आपको है कि वर्क डन जो है, अगर कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो वह एनर्जी के इक्विवेलेंट होते हैं। इसलिए बोला जाता है कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने की क्षमता हो, जिस व्यक्ति के पास कोई काम करने की क्षमता हो उसे क्या बोलेंगे? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर हो रही है बात आपको? वर्क डन इक्विवेलेंट है एनर्जी का। एनर्जी में हम लोग को दो प्रकार की एनर्जी पढ़ना है, काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है आपको। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, और दूसरा है बच्चों पोटेंशियल। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। बात समझ में आ रही है? एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखते हैं कि सर वर्क डन का फॉर्मूला ये था, तो वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा।
चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट का, एक एक चीज पहले देख लेते हैं। नॉमेरिकल तो बात की सेक्शन है यार। यूनिट की बात करते हैं तो वर्क डन का यूनिट क्या हुआ था बाबू? आपको जूल हुआ था। ये कौन सा यूनिट था? एसआई यूनिट था। समझ में बात आ रही है? तो आप बता सकते हैं कि अर्ग किसका यूनिट था? तो ये भी आपका वर्क डन का था, लेकिन ये सीजीएस यूनिट था। तो अब जब वर्क डन का यूनिट जूल है, वर्क डन का यूनिट अर्ग है सीजीएस और एसआई में, तो यही यूनिट आपका क्या हो जाएगा? एनर्जी का हो जाएगा। एनर्जी का भी यूनिट क्या हो जाएगा? यहां पे आप लिख सकते हो, एनर्जी का क्या हो जाएगा? जूल। और सीजीएस में एनर्जी का क्या हो जाएगा? अर्ग। क्या हो जाएगा? अर्ग। क्योंकि ये यूनिट आपका किसका है? वर्क डन का। वर्क डन का एसआई यूनिट जूल होता है, वर्क डन का सीजीएस अर्ग होता है। तो एनर्जी का भी क्या हो जाएगा? जूल। और एनर्जी का भी सीजीएस में क्या हो जाएगा? यह सीजीएस है, यह एसआई है। क्या हो जाएगा? है ना? समझ में आ रही बात आपको? अब मैंने कल ये भी बता रखा था आपको, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग का। एक जूल बराबर इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग होता है। ये वैल्यूज आपको पता है, ये वैल्यूज पता है, सारे बच्चों को क्लियर है। एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है, इतना आ गया आपको। ठीक है। अगर यहां पे हम लोग बात करते हैं एनर्जी में, तो एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ये सब वैल्यूज को भी आप याद रखेंगे, ये सब वैल्यूज को याद रखेंगे। ठीक है। तो ये सारे क्लियर हो गया आपको। अगर हम लोग यह देखते हैं कि सर इसकी डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, बात समझ में आ रही है? एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? तो आप देखिए पहले वर्क डन की डायमेंशन क्या है। वर्क डन की डायमेंशन क्या है? तो वर्क डन की डायमेंशन जो है हमारा एम एल टी माइनस टू, और एल कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। जब वर्क डन की डायमेंशन इतना है, तो एनर्जी का भी डायमेंशन यही होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है। अब देखो यार, यहां पे एनर्जी का भी यही डायमेंशन है, वर्क डन की डायमेंशन यही है। सर और भी किसी चीज का डायमेंशन ये हो सकता है? यस, ये डायमेंशन जो है ना, टॉर्क का भी यही डायमेंशन होता है। टॉर्क एक प्रकार का फोर्स था, और टॉर्क का भी डायमेंशन यही होता है। तो ये सब डायमेंशंस क्या है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछता है कि वर्क डन के डायमेंशंस बताइए, टॉर्क की डायमेंशन बताइए, एनर्जी की डायमेंशन बताइए। तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि वर्क डन जो है एनर्जी की इक्विवेलेंट है, और उसकी डायमेंशन अगर ये होती है तो एनर्जी का भी ये होगा, और टॉर्क का भी यही होगा यार। चलो क्लियर हो गया अब तक? ठीक है। अब यहां पे हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इसकी जो वेरिएशंस है आपका, इसकी वेरिएशंस करने का मतलब क्या है कि सर अगर कोई भी एनर्जी को और भी अगर वैल्यू के रूप में पूछता है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? 1.6 इंटू 10 to the power -19, नॉट कूलम, -19 जूल। क्या होता है? इतना जूल होता है। ठीक है। ये सब वैल्यू इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि नॉमेरिकल में आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे सकता है, कैलोरी में दे सकता है, जूल में दे सकता है। तो आप यहां से एनर्जी निकाल सकते हो, आप यहां से एनर्जी निकाल सकते हो। ये सब वैल्यूज को लिख लीजिए पहले आप। हो गया? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात यह करेंगे कि सर ये जो एनर्जी है और किस चीज पर डिपेंड्स करता है। बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए, अब यहां पे हम लोग की एक पढ़ना है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में पढ़ना है। ये आइंस्टीन का दिया हुआ थ्योरी है, मास
एनर्जी इक्विवैलेंस, मास एनर्जी इक्विवैलेंस के बारे में पढ़ना है। अब यहां पे मास एनर्जी इक्विवैलेंस क्या होता है, ये जो थियरी है, दिस थियरी गिवन बाय आइंस्टीन, ये जो थियरी है मास एनर्जी इक्विवैलेंस का, जो दिया गया है किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, आइंस्टीन के द्वारा दिया हुआ ये क्या है, थ्योरी है। इस थ्योरी में क्या पता करता है आपको कि जो मास होनी चाहिए, ये मटेरियल्स है ना, जैसे कि कह सकते हैं इसकी जो दिया हुआ है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। देखिए एनर्जी का इक्विवैलेंस किसके साथ, मास के साथ। एनर्जी का इक्विवैलेंस किसके साथ है, मास के साथ। आप बहुत जगह देखे होंगे ये फॉर्मूला को, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये जो थ्योरी दिया हुआ है किसका है, आइंस्टीन का दिया हुआ है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास एनर्जी इक्विवैलेंस बोला जाता है। अब ये मास एनर्जी इक्विवैलेंस में क्यों दिया है, क्यों प्रपोज किया है, तो पहले ये समझना है कि मास यहां पे क्या है, m जो है ये क्या है, ये जो है ना आपका, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। कोई भी एक मटेरियल्स का, कोई भी एक ऑब्जेक्ट की जो मटेरियल्स होती है, उस ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज, उसकी नेचर क्या होती है। जैसे कभी हम लोग कॉपर लेते हैं, हम एल्युमिनियम लेते हैं, जितने भी एलिमेंट अलग अलग लेंगे, सभी का मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग होगा। और उस प्रॉपर्टीज का अलग होने के कारण इसलिए हम लोग क्या होता है कि एनर्जी भी उस पर डिफरेंट फॉर्म करेगी। सर एनर्जी कैसे डिफरेंट फॉर्म करेगी, क्योंकि यहां जो C है आपका, ये जो C है ना, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यूज आपको पता रहता है हमेशा, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ये वैल्यूज पता है आपको, ठीक है। और आप मास की बात करेंगे, और आप मास की बात जब करेंगे तो यहां पे आपने पढ़ा हो कि कोई भी मटेरियल्स का अगर मास होता है, नॉर्मल होता है, तो एक EMU बराबर कितना होता है, 1.9 है ना, 1.9, यहां पे एक EMU बराबर 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg होता है। ये वैल्यूज आपको पता है केमिस्ट्री के वैल्यू से, कि कोई भी मास की जो प्रॉपर्टीज हो रही है, उस मास की जो EMU वैल्यूज होता है, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वह कितना होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन मास यूनिट जो कह सकते हैं, कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg होता है। और इसमें आपकी लाइट की स्पीड कितना है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो ये वैल्यूज को जब आप पुटअप करोगे तो एनर्जी आपकी फाइंड हो जाएगी। अब एनर्जी जो फाइंड होगी वो एनर्जी कितने की बराबर हो जाता है, तो एनर्जी जो फाइंड हो जाएगी आपको, एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है, तो ये है ना, ध्यान इसे रखिएगा कि यहाँ पे आपको ये जो एनर्जी की बात आ रही है, आपको ये एनर्जी की जो बात आ रही, एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये जो है आपको ये थियरी दिया गया है आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पे m क्या है, ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज है, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज का ये नेचर शो आउट करता है, क्या करता है, नेचर पता करता है, ठीक है। और c यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये बात समझ में आ गया आपको, है ना। तो इसको जब आप वैल्यूज को पुटअप करोगे, वैल्यूज पुटअप करने के बाद E इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 1.6 इंटू, पहले एक बार आप देख लो, पुटअप करके देख लो यार, ठीक है। E इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू, ये 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 इंटू ये कितना हो गया, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां पे देखो क्या करना है हम लोग को, तो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 इंटू हो गया यहाँ पे कितना, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 आ गया।
1.67 इंटू 3 3 जा 9 इंटू आ गया यहाँ पर कितना 10 10 है ना, कितना हो गया यार 16, तो 10 टू दी पावर -27 इंटू 10 टू दी पावर 16। ठीक है, ये वैल्यूज आ गया आपको, ये वैल्यूज को आप फाइंड कर लीजिए। ये वैल्यूज को फाइंड करने के बाद आपको जो वैल्यूज मिलने वाला है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -16 जूल मिलने वाला है, -16 जूल मिलने वाला है। तो ये वैल्यूज यहां से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए हम लोग को जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है हम लोग को, एनर्जी कितने प्रकार का होता है, एनर्जी की वेरिएशंस क्या होता है। ये मैंने आपको एनर्जी मास इक्वेशंस बता रखा आपको। अब हम लोग को ये देखना है एनर्जी की प्रकार क्या होता है। ओके, हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है ये क्या है आपका, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कितना प्ररूप होता है, कितने प्रकार होता है, तो ये बताने की चीज नहीं है अभी। ठीक है, आप बता सकते हो मैकेनिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। ठीक है, तीसरा हो गया केमिकल एनर्जी हो गया। उसके बाद हम लोग को कौन सा है, न्यूक्लियर एनर्जी है। कौन सा है, न्यूक्लियर एनर्जी है। ये 5 नंबर में कौन सा आ गया, तो यहां पे देख लीजिए आप, 5 नंबर में आ गया आपका कौन सा, ठीक है। तो ये बहुत प्रकार की एनर्जी होता है, गडस्टन एनर्जी होता है। लेकिन हम लोग जो बात करने वाले हैं यहां पे, ये किस एनर्जी के बारे में बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में क्यों बात करेंगे सर, ये हमारी बुक्स में नहीं दिया हुआ है। नहीं, कैसे दिया हुआ है यार आपकी किताब में, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी ही जो होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल कहते हैं। सर और भी इसकी बात पॉइंट बताइए। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एकदम आराम से आप पढ़ते जाइए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कोई भी एनर्जी जो है ना, कह सकते हैं ना कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट चेंज ए वन फेज टू अनदर फेज। अगर कभी आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है या उसकी प्रॉपर्टीज पूछती है एनर्जी का, तो एनर्जी का आप ऐसे ही बोल सकते हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट चेंज ए वन फेज टू अनदर फेज। इसका मतलब है कि एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, एनर्जी क्रिएटेड नहीं करता है। मैं यहां बता रहा हूं आपको, इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नहीं तो क्रिएट होती है और नहीं या डिस्ट्रॉयड होती है। मतलब कि नहीं हम इस एनर्जी को उत्पन्न करते हैं, नहीं इसे हम क्या करते हैं, विखंडन करते हैं। तो यहां पे ये बात समझना है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया क्या, इट चेंज वन फेज टू अनदर फेज। मतलब एक फेज से दूसरे फेज में क्या करता है, चेंज करता है। जैसे आपने मोटर के बारे में पढ़ा है, आपने जनरेटर के बारे में पढ़े हो, आपने सपोज इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़े हो। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ रही है, करंट आने के बाद क्या दे रही है हमें, वो हीट दे रही है, लाइट दे रही है। तो वह लाइट एनर्जी में चेंज कर गया, वह हीटिंग एनर्जी में चेंज कर गया। मोटर में क्या है, मोटर में इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तब वो मूविंग करना शुरू करता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। जनरेटर में क्या है, जनरेटर में हम मूव करवाते हैं तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। इसका मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी चेंज कर रहा है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कोई भी एनर्जी, कोई भी, जैसे मैकेनिकल एनर्जी चेंज कर गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज कर गया आपको मैकेनिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी चेंज कर गया हीटिंग एनर्जी में, तो इसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एंड वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी में बहुत प्रकार की एनर्जी होती है, बट हम लोग की बात सिर्फ किस पे करना है, मैकेनिकल पे बात करना है। मैकेनिकल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। बात समझ में आ रही है, लिख लो इसको। ओके चलिए, अब हम लोग यह देखेंगे कि सर मैकेनिकल एनर्जी पर, अब हम लोग अपने सिलेबस पे आ रहे हैं। ये आपकी बेसिकल इंट्रोडक्शन थी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी पे, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी पे बात करेंगे। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले समझना है। वैसे एनर्जी, देखिए वैसी एनर्जी जिसके पास क्या हो, मोशन होता हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एनर्जी विच possess motion, which possess motion by object। वैसी एनर्जी, वैसी ऑब्जेक्ट जो मोशन कवर करता हो, उस वस्तु, वैसी ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट के पास कुछ मूवमेंट होता हो, कुछ वेलोसिटी के साथ वो मूव करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो समझ जाइए कि ये इसकी वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होगी तो इसके पास, इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ अपना मास भी होगा, कुछ मास भी होगा, तो समझ जाना कि ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। दिस टाइप ऑफ एनर्जी विच पोसेस मोशन बाय ऑब्जेक्ट, वैसी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता हो, मूविंग पॉइंट पे होता हो, जैसे फैन मूव कर रहा है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि फैन हमारे कुछ हाइट पे है तो सर क्या वो काइनेटिक ही है क्या, नहीं, वो बात की बात हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज अगर आप भी मूव कर रहे हो तो क्या हो, काइनेटिक एनर्जी में हो, क्या हो, काइनेटिक एनर्जी में हो। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। अब देखो यार, जब आपने ये बोल रखे हो कि सर वर्क डन अगर हमारा स्केलर है तो एनर्जी भी स्केलर है, अब क्या है, काइनेटिक एनर्जी में नहीं आता है क्या, ये भी तो आता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का कौन सी क्वांटिटी होगा, सर ये भी होगा स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई है आपको। चलिए अब हम लोग को यह देखना है सर काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी कंडीशन पे अप्लाइड हो सकती है, और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हम लोग कैसे एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है 1/2 mv² होता है, 1/2 mv² होता है। ये ऑलरेडी हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहां पे इस चीज को प्रूफ करके बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² कैसे होता है, ठीक है। 11th में आपको प्रूफ है, और बहुत 3-4 प्रकार से मैं प्रूफ करूंगा अभी आपको, ठीक है, हर एक्सप्रेशन करूंगा। तो यहां पर से आपने देख लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसके बस डेराइव कर देता हूं। देखो ये तो कांस्टेंट टर्म होती है यार, इसकी तो कोई यूनिट होता नहीं है। मास है, मास हमारा यूनिट क्या होता है बाबू, केजी होता है, और वेलोसिटी का क्या हो जाता है, मीटर/सेकेंड। क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर, तो क्या बन सकता है, केजी मीटर²/सेकेंड²। अब देखो बच्चों, इसकी डायमेंशन अगर बात करेगा तो ml² T-2। आप याद करो कि आपने एनर्जी का डायमेंशन क्या लिखा था। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी प्रकार की फोर्स हो, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स हो, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, फोर्स का यूनिट एक ही होता है। उसी प्रकार एनर्जी कैसे भी एनर्जी है,
हीटिंग एनर्जी है ना। कोई भी एनर्जी आपके पास है उसकी यूनिट जूल ही होता है और उसके डायमेंशन यही होगा, ml²T-2। क्लियर हो गया? क्या मैं इसको साफ कर सकता हूं? चलिए, हो गया। अब आ जाइए यहां पे। अब हम लोग यह देखना है कि सर एनर्जी का हम लोग ये जो डेरिवेशंस है कैसे फाइंड करेंगे। तो एनर्जी का डेरिवेशंस हम लोग फाइंड करेंगे। अभी सबसे पहले एनर्जी का जो डेरिवेशंस है उस चीज को हम लोग देखेंगे। सपोज मेरे पास यहां पे एक सरफेस है, एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट की मास क्या है? m मास है। ये बात समझ में आ गई। यहां से हम पीछे से फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है मैं पुश आउट कर रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट जो है पहले किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है, और यहां से यह मूव किया है तो यहां पे पहुंच गया कुछ वेलोसिटी के साथ। ये कुछ डिस्टेंस लिया है। जिधर की ओर फोर्स लगती है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन उधर ही होता है। ये बात मैंने पहले बता रखा हूं आपको। अब देखो यार, यहां पे आपने न्यूटन्स की सॉरी ये इक्वेशंस, मोशन ऑफ इक्वेशंस का थर्ड नियम आप जाने थे, थर्ड इक्वेशंस जाने थे फ्रॉम थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन सा है? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। क्या याद है आपको बैक वाले क्लासेस? नहीं याद है तो आप टाइप कर दीजिए वहां पे, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन वहां से मालूम चल जाएगा आपको। इक्वेशंस ऑफ मोशन टाइप कर दीजिए यूट्यूब पे, पता चल जाएगा। तो यहां पे क्या है? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। क्लियर हो गया? तो u² बच्चों यहां पे क्या है? सर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तो बोलने की कौन सी बात है? u बराबर 0 हो जाएगा, तो v² इज इक्वल टू हो जाएगा 2as। कोई प्रॉब्लम क्यों होगा सर? यहां पे s इज इक्वल टू मैं क्या फाइंड कर सकता हूं? v² बाई 2a। क्यों नहीं कर सकते? आपकी मर्जी है, ये कर दीजिए। s इज इक्वल टू v² बाई 2a आ गया। क्लियर हो गया? अब मैं यहां पे एक फॉर्मूला आपका है। क्या फॉर्मूला है बच्चों? w इज इक्वल टू f इंटू s होता है सर। वर्क डन बराबर, देखो यहां पे कैसे वर्क डन एनर्जी का इक्विवेलेंस होता है, ये बात समझना। ये फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूं प्रूफ करने के लिए। वर्क डन इज इक्वल टू ए, तो फोर्स बराबर क्या लिख सकता हूं? मास इनटू एक्सीलरेशन। बहुत अच्छी बात है। इनटू एस बराबर क्या हुआ यहां से? v² बाई 2a। क्या मैं a से a को कैंसिल कर सकता हूं? कैंसिल जब कर दिया तो मेरे पास क्या बचा? हाफ mv²। देखिए तो अभी आपने काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखा था हाफ mv² और आ गया वर्क डन बराबर हाफ mv²। तो क्या एनर्जी वर्क डन का इक्विवेलेंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको आप क्या कीजिए, एक एक करके समझिए पहले। एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया था, ये कंडीशन में थर्ड इक्वेशंस लगाए, यहां से फाइंड किए हम लोग s बराबर, ये चीज को हम लोग वर्क डन के पास पुटअप किए। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट गया, मर गया। अब यहां बचा है हाफ mv²। ये क्या है? ये वर्क डन है, और यही क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ में आई? काइनेटिक एनर्जी भी वही है और वर्क डन भी वही है। काइनेटिक एनर्जी भी जूल है और वर्क डन भी जूल है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर, ये तो बहुत बच्चा वाला सवाल था। अब हम लोग बात करेंगे कुछ 11th वाले पे, बड़े हो गए हैं। तो 11th वाले पे हम लोग बाई कैलकुलस के माध्यम से सेकेंड टाइप देखेंगे। बाई कैलकुलस मेथड। कैलकुलस जान नहीं छोड़ने वाला है फिजिक्स में। बाई कैलकुलस मेथड के हिसाब पे हम लोग ये फाइंड करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये वर्क डन के बराबर है या नहीं है, और या वर्क डन हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होगा या नहीं होगा, हम लोग यहां से फाइंड करेंगे। ठीक है, किस मेथड से? कैलकुलस वाले से। चलिए यहां पर आ जाइए, आप आ जाइए।
आगे सर वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ ds। सर आपने यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस लिए हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन भी ले सकते हैं, ले लीजिए, मर्जी आपकी। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, dv बाई dt होता है। क्या प्रॉब्लम है, क्या जरूरी है उसको लिखना, देख लीजिए। फोर्स बराबर में क्या लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू ds हो सकता है, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू ds भी हो सकता है। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब यहां पे ये समझना है आपको कि अगर हम दोनों साइड में इंट्रीगेट करते हैं, क्या करते हैं, इंट्रीगेट करते हैं, कहां से कहां तक कर रहे हैं, तो सर इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है जो 0 होता है और फाइनल हमारा यहां से लेके चलेंगे हम लोग। तो यहां पे देख लीजिए जब इसका इंट्रीगेट कीजिएगा क्या बचेगा, या w बचेगा, क्या हो जाएगा, या w हो जाएगा। लेकिन ये बात को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मास आपकी यहां पे कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन और ds। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मास एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है यहां पे, dv बाई dt इंटू ds। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt इंटू ds। बच्चों क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, मास यहां पे देखिए तो ds बाई dt, ds बाई dt, ये क्या है, जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा तो एक्सीलरेशन है, अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। बहुत पहले वाली क्लास है, सेकेंड चैप्टर की बात है। तो मैं क्या यहां पे ds बाई dt इज इक्वल टू v इंटू dv लिख सकता हूं, लिख दीजिए, सही बात है। ds बाई dt क्या हो गया हमारा, v हो गया, तो v लिख दिया, बचा मेरे पास क्या, dv बचा यार, है ना। लिमिट क्या है इसकी, u से v तक है सर। अब देख लीजिए थोड़ा सा आप और थोड़ा सा वेट कीजिए, यहां पे इसे जब इंटीग्रेट कीजिएगा क्या बच जाएगा, या v स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट क्या हो जाएगा, v और u, ओके, और क्लियर हो गया आपको। अब यहां पे देख लीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पे m, अपर लिमिट क्या है v यहां पुटअप कर दीजिए आप लोग, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या कहेंगे, माइनस ये क्या है आपका u स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आ रही है? क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं, यहां से ऐसा लिख सकता हूं, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, क्योंकि यहां जो लिखा गया है हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, तो ये आप याद करो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ m v स्क्वायर। क्या ये नहीं आया हाफ m v स्क्वायर? अब तुम बोलोगे सर ये हाफ m u स्क्वायर क्यों है? अरे यार जब v हमारा फाइनल वेलोसिटी है तो ये वाला हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या आपका आ रहा है, वर्क डन। तो ये क्या हो गया, वर्क डन। वाह क्या वेरिएशंस है, वेरिएशंस यहां से निकल गया कि चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क डन। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज भी करता है तो पर भी हमारा क्या है, वर्क डन है। आप देख लो यहां से यही वेरिएशन से निकला था। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिए, एफ इंटू ds किए, दोनों को साइड में इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट dw क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, मास कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, एक्सीलरेशन और ds निकल जाएगा। एक्सीलरेशन का आपको क्या होता है, डिफरेंशिएट dv बाई dt होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई dt होता है।
एक्सेलरेशन dv बाय dt पुटअप कर दिए, ds मेरा पहले से था, तो क्या मैं ds बाय dt की वेरिएशंस ले सकता हूं v, उसकी जगह पर मैंने v पुटअप कर दिया, dv मेरे पास बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं बताया था आपको x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। तो वेरिएशंस यहाँ पर लगा दिए। लिमिट वैल्यूज कहां से था, इनिशियल से फाइनल तक था, ये फाइनल पुटअप कर दिए। पुटअप करने के बाद ये वैल्यूज को निकाले हैं, ये मेरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। दोनों का चेंजिंग क्या आया, वर्क डन आया। लिख लो इसको एक बार। हो गया, देख लीजिए। तो मैंने आपको दो वेरिएशंस बताया हूं। काइनेटिक एनर्जी को आपने क्या किए, एक एक्सप्रेशन किए थे, वहां से फाइंड किए। दूसरी वेरिएशंस में आप क्या फाइंड किए हो कि बाय कैलकुलस की मेथड से, स्मॉल अमाउंट से। तो जहां से आपने ये फाइंड किए कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, ये फाइंड किए। और क्या फाइंड किए, आपने फाइंड किए हो कि वर्क डन का जो चेंजिंग होता है, चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब है कि वर्क डन इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। अगर वर्क डन हमारा डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सर यहां से एक चीज मुझे और भी फाइंड हुआ है, वो चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट यह है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव। सर ये बात तो बहुत बड़ी बात है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जब वर्क डन नेगेटिव हो सकता है तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव क्यों नहीं होगा। अब तो बताया था ना कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। जब वर्क डन के बराबर काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव बोल दी है, लेकिन आपने बोल रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होता। नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब वर्क डन हमारा डिक्रीज करता है, वर्क डन डिक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ वेरिएशंस होती है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, मतलब सॉरी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव नहीं होता है, ये बात क्लियर रखिएगा। बस यहां से वर्क डन डिक्रीज कर रही है, वर्क डन डिक्रीज किया है, ये एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि काइनेटिक एनर्जी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फेज को क्या करता है, चेंज करता है। तो ये पॉइंट आ गया आपको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, है ना, नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला पे ये देखेंगे। एक क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस पूछता है, जेईई में क्वेश्चंस पूछता है, जेईई में क्वेश्चंस यह पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉट। काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पे ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, समझ में बात आ गया। इस ट्रेन में दो बंदा बैठा हुआ है, एक ए है, दूसरा बी है, बात समझना। तीसरा बंदा आपका ट्रेन के बाहर है, सी। अगर ये वाली ऑब्जेक्ट, ए वाला ऑब्जेक्ट अगर बी को देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है, ए अगर बी को देखेगा तो उसे दिखाई पड़ेगा रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी एप्लीकेबल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही है कि ऑब्जेक्ट मूविंग करना, यहां पर तो मूव नहीं कर रहा है। इसके मुताबिक अगर बी वाला ऑब्जेक्ट अगर ए को देखता है तो फिर लगता है रेस्ट में है, क्या काइनेटिक एनर्जी यहां है, नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी हमारा फ्रेम है, ये ऑलरेडी हमारा फ्रेम है। ट्रेन के ऊपर को बैठा हुआ है, बस के अंदर को बैठा हुआ है, तो वो फ्रेम है। लेकिन रेफरेंस क्या होती है, जब एक दूसरे की कंपेयर की जाती है,
बस के अंदर बैठा है लेकिन बस के बाहर वाला को देख रहा है, या बस के अंदर बैठा हुआ है बस के बाहर वाला को ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसे लगता है कि बाहर में पेड़ पौधा मूव कर रही है। तो वहां पे क्या है, रेफरेंस है, फ्रेम तो वो सिर्फ अब खुद ही है वह, तो ये क्या है, उसकी फ्रेम है। लेकिन क्वेश्चंस क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स करेगा कि नहीं करेगा, या असर्शन में क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव वाले में ए बी करका कि ए इज सेइंग टू बी, है ना, टू बी ए रेस्ट, बी सेइंग टू ए टू बी ए रेस्ट, ए अगर सी को देखता है देन इट टू बी मूव, ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है असर्शन वाले में। तो यहां पे क्या है, अगर सी देखता है किसी, सॉरी ये सी देखता है किसी ए या बी को, देन लग रहा है काइनेटिक एनर्जी है। क्यों है, क्योंकि ट्रेन तो मूव कर रही है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बंदा जो है, अगर इसको देखेगा तो ये दोनों तो ऑब्वियसली मूव करेगा क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। तो सी के लिए काइनेटिक एनर्जी है, सी के लिए रेफरेंस ऑफ फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी है। तो हां, बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम। यस, यस, इट्स डिपेंड्स अपॉन फ्रेम, ये फ्रेम पे डिपेंड्स करता है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ mv² हो गया। ये इसकी मास है, इसकी वैल्यूज है, ये अपना डिपेंड्स कर रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग हैं। अब आपके पास यह है कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिविटी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिविटी क्या होता है। तो रिलेटिविटी को आप समझ सकते हो यार, यहां पे कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूर हाँ यहां समझना है इसको कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिविटी, काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविटी, काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिविटी। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर आपने क्या लिखे हो, हाफ mv²। बच्चों अभी आपको मैं बताया हूं, आइंस्टीन इक्वेशन बताया हूं, E इज इक्वल टू mc²। क्या यहां से m इज इक्वल टू E/c² हो सकता है? तो अगर मैं इसको पुट कर देता हूं काइनेटिक एनर्जी पे, तो 1/2 m बराबर क्या हो जाएगा, E/c² इंटू v²। आपको ये पता होना चाहिए 1/2 इंटू E और v/c का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये v/c क्या आपको पता है कि वेव लेंथ इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ मटेरियल्स बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/2 इंटू लेमडा का स्क्वायर, 1/2 इंटू लेमडा का स्क्वायर। तो ये भी आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी की रिलेटिविटी है। तो यहां से भी आप फाइंड कर सकते हो। ये आपका फोर्थ टाइप हो गया। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी को, है ना, जितने वेरिएशंस काइनेटिक एनर्जी का जहां जहां जरूरी है मैं आपको उस चीज को बता दे रहा हूं। उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल सेशन पे लेके जाऊंगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के जो वेरिएशंस है। अब ये बात आती है कि सर काइनेटिक एनर्जी का चेंजिंग कैसा होता है। तो देखिए आ जाइए, हम लोग बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, या फिर इसे बोला जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नोटेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? इसका मतलब है कि वर्क एनर्जी थ्योरम में दोनों वेरिएशंस है आपका। दोनों वेरिएशंस कहने मतलब क्या हो गया कि एनर्जी की भी वेरिएशंस होना चाहिए और वर्क डन की वेरिएशन होना चाहिए। दोनों वेरिएशंस के साथ में आप मुझे फाइंड करके बताइए कि वर्क एनर्जी का रिलेशंस क्या होता है। तो एक बार फिर से आ जाओ, ठीक है, यहां पे फिर से ध्यान रखना आप लोग कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है। वर्क डन इज इक्वल टू हो गया F.ds, क्लियर हो गया। F इज इक्वल टू क्या हो गया, मास एक्सीलरेशन ds, क्लियर हो गया। यहां से
एक्सीलरेशन बराबर क्या हो गया, dv बाई dt हो गया। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले वाले वेरिएशंस में, पहले वाली वेरिएशंस में बता चुका हूं। तो यहां पे आप लिख सकते हो मास इंटू एक्सीलरेशन क्या है, dv बाई dt है, इंटू यहां से ds है। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, मास इंटू dv को मैं साइड करता हूं, ds बाई dt लिख सकता हूं। और ds बाई dt जो होता है किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है, mv dv, mv dv। बात समझ में आ रही है। अब यहां से ये वर्क डन बराबर क्या निकल गया, mv dv, वर्क डन बराबर ये निकल गया। इसको आप क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद आपने क्या फाइंड करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो वर्क डन बराबर आपको निकल जाएगा, मास कांस्टेंट है ये इनिशियल से लेकर ये फाइनल निकल जाएगा, इनिशियल से लेकर फाइनल निकल जाएगा। तो इनिशियल से आपको ध्यान रखना यहाँ पर ये है, इनिशियल वाली टर्म अगर हमारा जीरो है, इनिशियल की टर्म अगर जीरो है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ v स्क्वायर बाई 2 और v और u इज इक्वल टू 0। तो मेरा बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, m v स्क्वायर बाई 2, क्योंकि जब u इज इक्वल टू 0 है आप यहाँ पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या बन गया, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहां से भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, यहां से भी हम लोग यह फाइंड कर चुके हैं कि क्या इसकी इक्वेशन बन गया। ठीक है, अगर इसकी कोई एक और तरीका है, इसकी तरीका एक और है, आप यहां से देख सकते हो। तरीका एक और यह है, मैं अभी बताया हूं आपको कि अगर हमारा कोई भी टर्म अगर u से लेकर v की ओर जाता है, u से लेकर v की ओर जाता है, तो यहां पे मैंने क्या बताया था, अगर आप u को पुटअप करेंगे, मैं सिर्फ ये वाला इक्वेशन ले रहा हूं, वर्क डन इज इक्वल टू मास वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2 और v u। इसको अगर पुटअप किए थे तो मेरा क्या आया था, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये आया था आपको। अब देखिए ये फाइनल वेलोसिटी है, इसलिए इसका क्या हो गया, या इसलिए ये क्या हो गया आपको, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, माइनस ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इज इक्वल टू वर्क डन। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यही तो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। यहां लिख सकते हो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन work done is applied on an object, on an object। ठीक है, changing of kinetic energy is equal to work done। changing of kinetic energy means we can say as the final kinetic energy minus initial kinetic energy। क्लियर हो गया। तो यहां से कभी कभी वेरिएशंस आपको ये आ गया, समझ में आ गई बात सबको। चलिए अब हम लोग को एक लास्ट टॉपिक है इसमें, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। उस पे नॉमेरिकल ज्यादा कुछ रहता है, ठीक है, हम लोग देखेंगे नॉमेरिकल पे, इस पे भी नॉमेरिकल रहता है, लेकिन ये बहुत ही इजी नॉमेरिकल से था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम का बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम की हम लोग बात करेंगे अभी। ये लास्ट टॉपिक है, 6 नंबर पॉइंट था आपको टोटल वेरिएशंस का। अभी आप मुझे ये बताओ कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है। मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम को हम लोग स्मॉल पी से इंडिकेट करते हैं, ये तो पता है आपको। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये सबको पता है। हाँ सर पता है। अभी मैंने आपको ये बताया हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है सर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। बहुत अच्छी बात है। तो एनर्जी और मोमेंटम की कोरिलेशंस क्या होगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, हाफ एम वी इंटू वी, हाफ एम वी इंटू वी, मल्टीपल करेंगे वही आ जाएगा। हाँ सर लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ एम
v इंटू एम वी, कैसे लिख दीजिएगा, यहां पर एक्स्ट्रा m आ गया। अरे यार अगर एक्स्ट्रा m आ गया तो डिवाइड कर देंगे हम एक्स्ट्रा m से, तो m से m अगर कट ही गया तो फिर तो बात वही आ गया, और फिर मल्टीपल करेंगे तो बात तो वही आ गया। अच्छा ठीक है, इसका मतलब कोई वेरिएशन आने वाला है, क्यों नहीं। mv और mv क्या है, मोमेंटम, तो क्या हो सकता है, p स्क्वायर बाई 2m, p स्क्वायर बाई 2m। इसका मतलब है एनर्जी इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर बाई 2m। ये किसका रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी और मोमेंटम की रिलेशन है, एनर्जी मोमेंटम की रिलेशन है। यहां पे बात समझ में आ गया। अगर यहां पे ये होता है कि मोमेंटम बराबर क्या होगी एनर्जी की इक्विवेलेंस में, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या मैं ऐसा कर सकता हूं 2me। ये क्या है बाबू, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लगा लो। अब बोलोगे सर हम यहां पे कैसे पता करेंगे कि काइनेटिक है कि पोटेंशियल है, इसलिए यहां पे लिखे पता करेंगे कि मोमेंटम के पास भी वेलोसिटीज होता है, और ये भी रिलेशन किसकी है ना, काइनेटिक एनर्जी का है, उसके पास भी वेलोसिटी होता है, समझने की बात है यहाँ पे। अब मोमेंटम बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2m। क्या मैं इसको एक नया फॉर्मूला आ गया, ये वाला भी नया फॉर्मूला आ गया, बात समझ में आ रही है, ये आ गया आपको, इसको लिख लीजिए आप। हो गया आपको, ये रिलेशन बिटवीन क्या है, एनर्जी एंड मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों को कोरिलेशन करेंगे, फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा, एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम बाई 2m। बहुत सारी क्वेश्चंस है, यहाँ पे क्वेश्चन में बताऊंगा आपको कि अगर एनर्जी जो है 50% से इंक्रीज कर रही है तो मोमेंटम कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा, अगर मोमेंटम 300% से इंक्रीज कर रही है तो एनर्जी कितना से इंक्रीज करेगा, अगर वेलोसिटी 4% से इंक्रीज कर रही है तो मोमेंटम कितना से इंक्रीज करेगा, मैं सारे बताऊंगा, पहले इसको आप लिख लो। ओके, देख ले हम लोग को है अब क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, देख लेना एक बार, ध्यान रखिएगा आप लोग कि मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में टोटल वेरिएशंस, एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी फैक्टर पे डिपेंड करता है, कल वाली सेशन में बताऊंगा मैं आपको, उसके ऊपर न्यूमेरिकल बताऊंगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा किसी पे, पोटेंशियल एनर्जी पे। ये कितना क्या था आपको, काइनेटिक एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी की लास्ट थ्योरी देखेंगे हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे सर। तो अगर यहां पे हमारा सबसे पहला फर्स्ट वाली ग्राफ है कि सपोज हमारे पास एक सरफेस है, क्या है, सरफेस है, अगर यहां से काइनेटिक एनर्जी हमारा इस प्रकार से मूवमेंट करती है, अप एंड डाउन की मूवमेंट कर रही है या हाइपरबोलिक में मूवमेंट कर रही है, अगर यहां पे हमारा एनर्जी क्या है, स्ट्रेट है, कांस्टेंट एनर्जी है, और यहां पे क्या हो गया आपका मोमेंट वेलोसिटीज है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स करता है वेलोसिटी पे, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वेलोसिटी का, और यहां पे मास क्या हो जाता है बच्चों, कांस्टेंट हो जाता है, क्या होता है यहां से, कांस्टेंट हो जाता है। दूसरा वाला ग्राफ हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा सेम ग्राफ यही हुआ, अगर इस प्रकार से हमारा वेरिएशंस करता है, और अगर एनर्जी यहां पे है, आपको अभी जस्ट बताया था कि एनर्जी और मोमेंटम की कोरिलेशन होता है, अगर मोमेंटम भी अगर एनर्जी के साथ इंक्रीज कर रहा है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम का। तो एनर्जी में भी वेलोसिटी है, मोमेंटम में भी वेलोसिटी है, आपको फॉर्मूला पता है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। तो मास मास दोनों में तो कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज हो रहा है क्या, वेलोसिटी, इसलिए ये दोनों क्या है आपको, है ना, इक्विवेलेंट है, तो मास यहां क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये ग्राफिकल पूछता है, ध्यान रखिएगा।
तीसरा ग्राफ हम लोग यह देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है और एनर्जी टाइम टू टाइम क्या कर रही है, सिर्फ डिक्रीज कर रही है, चेंज कर रही है, फेजिंग चेंज कर रही है, किसके साथ चेंज कर रही है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। एनर्जी चेंज कर रही है मासेस के साथ, किसके साथ चेंज कर रही है, मास के साथ कर रही है। तो ये आपकी मास की वेरिएशन है, एनर्जी वेरिएशन है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास का। अगर मास हमारा इंक्रीज करेगा तो एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि 50 केजी के मास है और 10 केजी का बच्चा कैसे उठा सकता है, तो उसकी एनर्जी लेस कर गया। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि सपोज 80 केजी का व्यक्ति है और उसे हम 10 केजी ऑब्जेक्ट देंगे, इसका मतलब है कि मास कम गया तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये वेरिएशन आ जाएगा आपको यहां पे। फोर्थ वाली ग्राफ को आप ये देखेंगे, फोर्थ वाली ग्राफ में यह देखेंगे कि कोई भी हमारे पास एक एनर्जी है और यहां पे आपकी क्या है, मास है। ये दोनों की कोरिलेशंस अगर इक्विवेलेंट निकल रही है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, यहां से कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ मैंने बताया हूं आपको, टोटल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सी आपका है, काइनेटिक एनर्जी का है। ये रिप्रेजेंट किया गया है आपको कि किसके इक्विवेलेंट होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ रही है, तो इस चीज को देख लीजिए आज, है ना। तो आज का सेशन मैं यहीं तक खत्म करता हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड टुमारो विल स्टार्ट न्यूमेरिकल सेशन ऑन काइनेटिक एनर्जी, ओके, वन बाय वन। सो today's up to now the total kinetic energy, variations of kinetic energy, transformations of kinetic energy, and the different way of expression to the kinetic energy, right? And the last topic is graphical representation of kinetic energy. So thank you guys, and एक बार ध्यान से रखिएगा आप लोग कि कल जो मैं बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल सेशन बताऊंगा, न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही जरूरी है। ये तो मैंने बता रखा, आज थ्योरी के बारे में पूरी थ्योरी समझ गए आप, नोट्स बनाइए, नोट्स डालिए, और कल से फिर मैं आपको थ्योरी के बारे में न्यूमेरिकल सेशन बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।